Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। आज जो हम आपके लिए प्रश्न लेकर आए हैं ये लुसेंट सामान्य विज्ञान का प्रश्न है, पार्ट 6 है ना। इसमें जो हम लोग देखेंगे वीडियो पार्ट 6 में जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं ये 250 से 300 तक जीव विज्ञान के प्रश्न हैं, बायोलॉजी के हैं। तो आज की वीडियो ये पार्ट 6 हो जाएगी, लुसेंट सामान्य विज्ञान पार्ट 6 बायोलॉजी वस्तुनिष्ठ प्रश्न या जीव विज्ञान वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो चलिए आगाज करते हैं। और ये आप देख रहे हैं निर्मला निर्वाण क्लासेस के प्लेलिस्ट पर भी अगर आप खोजना चाहेंगे तो ये आपको मिल जाएगा ऑफिशियल ऑब्जेक्टिव के नाम से। चलिए आगाज करते हैं आज की वीडियो का बिना देर किए हुए। पहला प्रश्न है, देखिए 250 नंबर प्रश्न हम लोग देख चुके थे कि निम्न प्रदूषकों में कौन जैव विघटित है, कौन सा जैव विघटित है। तो वाहित मल जो है ये जैव विघटित है, ये क्वेश्चन हो गया था। अब आगे बढ़ते हैं, आज के प्रश्नों को लेते हैं। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी, अर्थात ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने की थी। ऑप्शन 1 है सीसी पार्क ने, ऑप्शन 2 है JNN जेफर्स ने, ऑप्शन 3 है ना जोसेफ फ्रोरियर ने, ऑप्शन 4 है एल जाबलर ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, जो आप जानते हैं जोसेफ फ्रियर ने। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने की थी, जोसेफ फ्रोरियर ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न देखते हैं। हरित गृह प्रवाह ग्रीन हाउस इफेक्ट का अर्थ है। ऑप्शन 1 है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना, ऑप्शन 2 है बढ़े हुए तापमान में सब्जियों तथा फूलों का उत्पादन, ऑप्शन 3 है शीशे के मकानों में खाद्य फसलों का उत्पादन, ऑप्शन 4 है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हरित गृह प्रवाह का जो अर्थ है वो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 253 को देखते हैं हम लोग। निम्न समुच्चय में कौन सी गैसें ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन 1 है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरीन, नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑप्शन 2 है नाइट्रिक ऑक्साइड, मीथेन, इथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ऑप्शन 3 है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और जलवाष्प, ऑप्शन 4 है कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और जलवाष्प, है ना। तो ये जो है निम्न समुच्चय में कौन सी गैसें ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और जलवाष्प, ये जो है बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण है। 254 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है। ऑप्शन 1 कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन 2 मीथेन, ऑप्शन 3 ओजोन और ऑप्शन 4 है जलवाष्प। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 254 का वह ऑप्शन नंबर 1 है, जो आपके दिल में भी आ रही है इसकी साउंड कि ऑप्शन नंबर ए सही है, कार्बन डाइऑक्साइड। निम्न में से कौन सी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड राइट आंसर है। चलिए 255 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है, नॉट, डॉब्सन, पॉइज या मैक्सवेल। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, है ना। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा, डॉब्सन। डॉब्सन जो है वो आपका राइट आंसर है इसका कि निम्नलिखित में से एक वायुमंडल के ओजोन, निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है। तो ओजोन परत की जो मोटाई की इकाई है वो कौन सी है, डॉब्सन है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट है आपका। चलिए आते हैं आगे बढ़ते हैं, 256 नंबर को देखते हैं। वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है वह कहाँ स्थित है। वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है वह कहाँ स्थित है। ऑप्शन 1 आर्कटिक महासागर के ऊपर, ऑप्शन 2 अंटार्कटिका के ऊपर, ऑप्शन 3 अलास्का के ऊपर, ऑप्शन 4 भारत के ऊपर। तो इसका जो राइट आंसर होगा 256 का वह ऑप्शन नंबर बी है ना, अंटार्कटिका के ऊपर। वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है वह कहाँ स्थित है, वो अंटार्कटिका के ऊपर स्थित है। अंटार्कटिका में ओजोन छिद्र निम्न में से किस मौसम में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ऑप्शन 1 भीषण गर्मी, ऑप्शन 2 पतझड़, ऑप्शन 3 सर्दी और ऑप्शन 4 बसंत। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर 1 होगा, भीषण गर्मी। अंटार्कटिका में ओजोन छिद्र निम्न में से किस मौसम में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, तो वो भीषण गर्मी में दिखाई देता है। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है। ऑप्शन 1 कॉस्मिक किरणों को, ऑप्शन 2 इंफ्रारेड किरणों को, ऑप्शन 3 अल्ट्रावायलेट
किरणों को और ऑप्शन 4 सभी विकिरणों को। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही है, अल्ट्रा वायलेट किरणों को। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है, किसको अवशोषित करती है? तो ये अल्ट्रा वायलेट किरणों को अवशोषित करती है। ओजोन परत के क्षरण के कारण क्या होता है? ऑप्शन 1 स्तन कैंसर, ऑप्शन 2 त्वचा कैंसर, ऑप्शन 3 फेफड़ों का कैंसर, ऑप्शन 4 रक्त कैंसर। तो ओजोन परत के क्षरण के कारण क्या होता है? इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, त्वचा कैंसर। ओजोन परत के क्षरण के कारण क्या होता है? त्वचा कैंसर होता है। कौन सी किरणें त्वचा को क्षति पहुंचाती है? ऑप्शन 1 इंफ्रारेड रेज, ऑप्शन 2 यूवी रेज, ऑप्शन 3 एक्स रेज और ऑप्शन 4 येलो रेज। कौन सा सही है? कौन सी किरणें त्वचा को क्षति पहुंचाती है? इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी होगा, यूवी रेज। यूवी रेज जो है, यूवी रेज किरणें वो त्वचा को क्षति पहुंचाती है। यूवी रेज किरणें जो होती है वो त्वचा को क्षति पहुंचाती है। ओजोन परत के नाम पर 200 हो गया, हम लोग 261 देख रहे हैं। ओजोन परत के न होने पर वायुमंडल में कौन होता है? ऑप्शन 1 अवरक्त, ऑप्शन 2 दृश्य, ऑप्शन 3 पराबैंगनी, ऑप्शन 4 एक्स किरणें। तो ओजोन परत के न होने पर वायुमंडल में कौन होता है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, पराबैंगनी। है ना, कौन होगी? पराबैंगनी। अर्थात ओजोन परत के न होने पर वायुमंडल में कौन होता है? पराबैंगनी होता है, ओजोन परत के न होने पर। निम्न में कौन सी गैस वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है ना? वैश्विक उष्णता के लिए कौन उत्तरदायी है? ऑप्शन 1 केवल ऑक्सीजन, ऑप्शन 2 केवल मीथेन, ऑप्शन 3 कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ऑप्शन 4 ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जो है ये गैस वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है। भूमंडलीय ताप वृद्धि में निम्नलिखित में से किसका कम प्रभाव होने की संभावना होती है? भूमंडलीय ताप वृद्धि में निम्नलिखित में से किसका कम प्रभाव होने की संभावना होती है? ऑप्शन 1 तूफानों का या हरिकेन का बार बार होना, ऑप्शन 2 कृषि के लिए उर्वर डेल्टा क्षेत्रों का क्षय होना, ऑप्शन 3 वनस्पति में प्रकाश संश्लेषण की दर में कमी होना, ऑप्शन 4 ध्रुवीय हिम क्षेत्रों का सिकुड़ना, ध्रुवीय हिम क्षेत्रों का सिकुड़ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा 263 का वो ऑप्शन नंबर सी है ना? वनस्पति में प्रकाश संश्लेषण की दर में कमी होना, वनस्पति में प्रकाश संश्लेषण की दर में कमी होना। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग से निपटने का उपाय नहीं होता? निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग से निपटने का उपाय नहीं होता? ऑप्शन 1 जीवाश्म ईंधन का कम उपयोग, ऑप्शन 2 खाना पकाने के लिए ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करना, ऑप्शन 3 सौर और पवन ऊर्जा का अधिक उपयोग, ऑप्शन 4 वनीकरण। तो राइट जो आंसर होगा इसका वह ऑप्शन नंबर 2 है, खाना पकाने के लिए ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करना। निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग से निपटने का उपाय नहीं होता? तो खाना पकाने के लिए ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करना ये जो है ग्लोबल वार्मिंग से निपटने का उपाय नहीं होता। तो कौन कौन सा उपाय होता है? जीवाश्म ईंधन का कम उपयोग ये उपाय होता है ग्लोबल वार्मिंग से निपटने का। सौर और पवन ऊर्जा का अत्यधिक उपयोग यह भी उपाय है ग्लोबल वार्मिंग को से निपटने का। वनीकरण यह भी उपाय है ग्लोबल वार्मिंग से निपटने का। निम्न में से क्या वायु प्रदूषण का कारक नहीं है? निम्न में से क्या है जो वायु प्रदूषण का कारक नहीं है? ऑप्शन 1 कृषि गतिविधि, ऑप्शन 2 अम्लीय वर्षा, ऑप्शन 3 जीवाश्म ईंधन का जलना और ऑप्शन 4 खनन कार्य। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, अम्लीय वर्षा। निम्न में से क्या है जो वायु प्रदूषण का कारक नहीं है? तो अम्लीय वर्षा वायु प्रदूषण का कारक नहीं है, बल्कि कृषि गतिविधियां वायु प्रदूषण कारक है, जीवाश्म ईंधन का जलना वायु प्रदूषण का कारक है और खनन कार्य करना वायु प्रदूषण का कारक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंध है? कैडमियम प्रदूषण किससे संबंध है? ऑप्शन 1 मीना माता रोग, ऑप्शन 2 ब्लैक फूड रोग, ऑप्शन 3 डिस्लेक्सिया, ऑप्शन 4 इटाई रोग। तो इसमें से कौन सा है जो कैडमियम प्रदूषण किससे संबद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, इटाई। ये जो है इटाई, ऑप्शन डी राइट है आपका, इटाई है ना। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंध है? तो इटाई से कैडमियम प्रदूषण संबद्ध है। चलिए आगे देखते हैं। कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन किसका मूल स्रोत है? जल प्रदूषण का, ध्वनि प्रदूषण का, वायु प्रदूषण का या भू प्रदूषण का? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा? वायु प्रदूषण का, है ना। कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का जो दहन है ये किसका मूल स्रोत है? तो ये वायु प्रदूषण का मूल स्रोत है। चलिए आगे देखते हैं।
सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण निम्नलिखित में से किसके अत्यधिक वृद्धि होने का सूचक है? सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण निम्नलिखित में से किसके अत्यधिक वृद्धि होने का सूचक है? ऑप्शन 1 शैवाल, ऑप्शन 2 लाइकेंस, ऑप्शन 3 बायोफ्राइट, ऑप्शन 4 प्रोटोजोआ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है लाइकेंस, है ना। सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण निम्नलिखित में से किसके अत्यधिक वृद्धि होने का सूचक है? तो लाइकेंस के वृद्धि होने का सूचक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के संचयीकरण को कम करने का एक उपाय वन रोपण है, क्योंकि पेड़ों से कार्बन सिंक बनती है, क्योंकि पेड़ श्वास लेते समय कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेते हैं, क्योंकि पेड़ मनुष्यों के लिए हितकारी उत्पाद प्रदान करते हैं, क्योंकि पेड़ ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर 1, पेड़ों से कार्बन सिंक बनती है। ये ऑप्शन नंबर 1 सही है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के संचयीकरण को कम करने का एक उपाय वन रोपण है, क्योंकि पेड़ों से कार्बन सिंक बनती है। चलिए आगे देखते हैं। कहा जाता है कि ताजमहल मार्बल कैंसर से ग्रस्त है। यह मार्बल कैंसर क्या है? ऑप्शन 1 है निकटस्थ उद्योगों से ताजमहल में धुआं भरना, ऑप्शन 2 है ताजमहल के मार्बल में बड़ी संख्या में कवक लगना, ऑप्शन 3 है कज्जल कणों के कारण मार्बल का पीला होना, ऑप्शन 4 है अम्लीय वर्षा जो मार्बल का क्षरण करती है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, है ना। ये राइट है, अम्लीय वर्षा जो मार्बल का क्षरण करती है। कहा जाता है कि ताजमहल मार्बल कैंसर से ग्रस्त है। यह मार्बल कैंसर क्या है? यह अम्लीय वर्षा जो मार्बल का क्षरण करती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषक मानव एक के हीमोग्लोबिन के साथ संयोजित होकर ऑक्सीजन ले जाने की इसकी क्षमता को कम करता है, जिससे श्वास विरोध होता है और मृत्यु भी हो सकती है? ऑप्शन 1 है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन 2 है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन 3 है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन 4 है फ्लाई। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर सी, है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ये राइट आंसर है 271 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण में प्रदूषकों की उपस्थिति को सामान्यतः पीपीएम में व्यक्त किया जाता है। यहाँ पीपीएम का पूर्ण रूप क्या है? तो पीपीएम का पूर्ण रूप ऑप्शन 1 है पॉल्यूटेंट परसेंट मेजर्स, ऑप्शन 2 है पार्टिकल्स पर मोल, ऑप्शन 3 है पार्ट्स पर मिलियन, ऑप्शन 4 है प्योरिटी पर माइक्रोग्राम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन जो है यह पर्यावरण में प्रदूषकों की उपस्थिति को सामान्यतः पीपीएम में व्यक्त किया जाता है, जहां पीपीएम का पूर्ण रूप क्या है? पार्ट्स पर मिलियन। प्रदूषण में सूचकांक एसपीएम का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन 1 सॉलिड पॉल्यूशन मैटर, ऑप्शन 2 सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, ऑप्शन 3 सोल्यूबल पार्टिकल मेथड, ऑप्शन 4 सराउंडिंग पॉल्यूशन मैटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर बी है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी राइट है ना, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। ये राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। वायु प्रदूषण के संदर्भ में 274 देखते हैं। वायु प्रदूषण के संदर्भ में पीएम क्या तात्पर्य है? वायु प्रदूषण के संदर्भ में पीएम क्या तात्पर्य है? ऑप्शन 1 प्रदूषक पदार्थ, ऑप्शन 2 खार जलने वाला पदार्थ, ऑप्शन 3 कणिकीय पदार्थ, ऑप्शन 4 प्रसरण पदार्थ। तो जो इसका राइट आंसर है वायु प्रदूषण के संदर्भ में पीएम का क्या तात्पर्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कणिकीय पदार्थ। वायु प्रदूषण के संदर्भ में पीएम का जो तात्पर्य है वह कणिकीय पदार्थ है। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सीईआर किसे संदर्भित करता है? तो पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सीईआर किसे संदर्भित करता है? ऑप्शन 1 सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन, ऑप्शन 2 कैप्ड इमिशन रिपोजिटरी, ऑप्शन 3 सर्टिफाइड एमिशन रिपोजिटरी, ऑप्शन 4 कैप्ड एमिशन रिडक्शन। तो इसका जो राइट आंसर होगा 275 का वो ऑप्शन नंबर ए है, सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन। तो पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सीईआर किसे संदर्भित करता है? तो ये जो है सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन को संदर्भित करता है। पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट क्या है? पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट PAN क्या है? तो ऑप्शन 1 है एसिडिक डाई, ऑप्शन 2 है पादप हार्मोन, ऑप्शन 3 है गौण प्रदूषक, ऑप्शन 4 है विटामिन। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा
वह है ऑप्शन सी, है ना, गौण प्रदूषक। ये क्या है आपका ऑप्शन, गौण प्रदूषक। पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट, ये क्या है, गौण प्रदूषक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित किस विकल्प का अर्थ है कि कोहरा जो धुआं से मिलकर प्रदूषित हो गया है? ऑप्शन 1 स्कॉग, ऑप्शन 2 प्रदूषक, ऑप्शन 3 क्लॉग और ऑप्शन 4 स्मॉग। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 277 का? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, स्मॉग, है ना। निम्नलिखित किस विकल्प का अर्थ है कि कोहरा जो धुआं से मिलकर प्रदूषित हो गया है ना, यह कौन सा विकल्प का अर्थ है? तो स्मॉग इसका राइट आंसर है, 277 का डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ? ऑप्शन 1 शिकागो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था। ऑप्शन 1 शिकागो में, ऑप्शन 2 एडिलेड में, ऑप्शन 3 रियो डी जेनेरियो में, ऑप्शन 4 लंदन में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, रियो डी जेनेरियो में। कहाँ पर? रियो डी जेनेरियो में। ये राइट आंसर 278 का सी, पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरियो में। आगे बढ़ते हैं, 279 को देखते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? ऑप्शन 1 यह अम्लीय वर्षा को कम करने के उपाय करने के लिए देशों के बीच में करार होती है। ऑप्शन 2 है यह प्रदूषण नियंत्रण के लिए वृक्षारोपण करने के उपाय के लिए दशकों के बीच करार होती है। ऑप्शन सी है यह न्यूक्लियर ऊर्जा का प्रयोग शुरू करने के लिए देशों के बीच करार होता है। ऑप्शन 4 है यह ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के उपाय करने के लिए देशों के बीच करार होता है। तो राइट आंसर जो क्योटो प्रोटोकॉल क्या है वह होगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? यह ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के उपाय करने के लिए देशों के बीच करार होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 280 को देखते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष में प्रभावी हुआ? क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष में प्रभावी हुआ? ऑप्शन 1 2005, ऑप्शन 2 1997, ऑप्शन 3 2000, ऑप्शन 4 2002। तो इसका जो राइट आंसर होगा मित्र वह ऑप्शन नंबर 1 है, वह 2005 होगा। क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष प्रभावी हुआ? 2005 में प्रभावी हुआ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ऑप्शन 1 है ओजोन परत के क्षय को रोकना, ऑप्शन 2 है फोटोकेमिकल स्मॉग, ऑप्शन 3 है अम्ल वर्षा और ऑप्शन 4 है ग्लोबल वार्मिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ओजोन परत के क्षय को रोकना। यह जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ना, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है किससे संबंधित है? ये ओजोन परत के क्षय को रोकने संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाने संबंधी प्रथम प्रोटोकॉल कहाँ बना था? वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाने संबंधी प्रथम प्रोटोकॉल कहाँ बना था? ऑप्शन 1 है मॉन्ट्रियल में, ऑप्शन 2 है ओसाका, ऑप्शन 3 है जेनेवा, ऑप्शन 4 है फ्लोरिडा। तो इसका जो राइट आंसर है 282 का वह ऑप्शन नंबर 1 होगा, मॉन्ट्रियल। कौन सा होगा? मॉन्ट्रियल। वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाने संबंधी, है ना, प्रथम प्रोटोकॉल कहाँ बना था? तो ये होगा मॉन्ट्रियल, है ना। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987 में कौन सा बड़ा फैसला लिया गया था? मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987 में कौन सा बड़ा फैसला लिया गया था? ऑप्शन 1 है विकसित देश 2000 तक पूरी तरह से CFC उत्पाद पर प्रतिबंध लगाएंगे। ऑप्शन 2 विकसित देश 2010 तक पूरी तरह से CFC उत्पादन पर प्रतिबंध लगाएंगे। ऑप्शन 3 विकासशील देश 2000 तक पूरी तरह से CFC उत्पादन पर प्रतिबंध लगाएंगे। ऑप्शन डी विकासशील देश 2020 तक पूरी तरह से CFC उत्पादन पर प्रतिबंध लगाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ए है। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, विकसित देश 2000 तक पूरी तरह से CFC उत्पादन पर प्रतिबंध लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, 284 को देखते हैं। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है ऑप्शन 1 जैव सुरक्षा समझौते से, ऑप्शन 2 जलवायु परिवर्तन से, ऑप्शन 3 ओजोन क्षरण से, ऑप्शन 4 प्रदूषण से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 है, जैव सुरक्षा समझौते से, है ना। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध जो है जैव सुरक्षा समझौते से, ऑप्शन 1 राइट है। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है? ऑप्शन 1 मृदा प्रदूषण, ऑप्शन 2 जल प्रदूषण, ऑप्शन 3 वायु प्रदूषण, ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर डी है ना। उर्वरक से अत्यधिक प्रयोग से होता है, उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है? उपयुक्त सभी हो जाता है, मतलब कि मृदा भी प्रदूषित होगा, जल भी प्रदूषण होगा और वायु भी प्रदूषित होगी। चलिए
निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का कारण नहीं है? ऑप्शन 1 समुद्री डंपिंग, ऑप्शन 2 घर का कचरा, ऑप्शन 3 तट पर मछली पकड़ना, ऑप्शन 4 तेल फैलना। तो अब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, वह होगा ऑप्शन नंबर सी। तो जो है जल प्रदूषण कारण कौन सा नहीं है? तट पर मछली पकड़ना ये जो है जल प्रदूषण का कारण नहीं। अब तट पर मछली पकड़ रहा है तो इसमें जल का प्रदूषण क्या होगा? मछली पकड़ने में जल प्रदूषण तो नहीं होता, तो ये सही आंसर है। बाकी सभी से जो है जल प्रदूषण होता है। पेयजल आपूर्ति में क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति डैश का लक्षण है। तो पेयजल पदार्थों में क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति किसका लक्षण है? फ्लोराइड संदूषण का, फास्फोरस संदूषण का, पानी के स्रोत का खारापन या मानव अपशिष्ट के संदूषण का। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी है ना। पेयजल आपूर्ति में क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति जो है यह मानव अपशिष्ट के से संदूषण का जो है का लक्षण है। पेयजल आपूर्ति में क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति मानव अपशिष्ट से संदूषण का लक्षण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी खरपतवार औद्योगिक बहिस्राव से होने वाले जल प्रदूषण को नियंत्रित कर सकती है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी खरपतवार औद्योगिक बहिस्राव से होने वाले जल प्रदूषण को नियंत्रित कर सकती है? ऑप्शन 1 पार्थेनियम, ऑप्शन 2 हाथी घास, ऑप्शन 3 जलकुंभी और ऑप्शन 4 मोगर घास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्थात पार्थेनियम। कौन सा होगा? पार्थेनियम। चलिए आगे बढ़ते हैं, 289 पर आते हैं। जल उपचार संयंत्र में क्लोरामाइन के प्रयोग से क्या सुनिश्चित किया जाता है? जल उपचार संयंत्र में क्लोरामाइन के प्रयोग से क्या सुनिश्चित किया जाता है? ऑप्शन 1 स्वाद और गंध नियंत्रण को, ऑप्शन 2 रिजर्वायर में खरपतवार नियंत्रण को, ऑप्शन 3 विसंक्रमण को, ऑप्शन 4 अस्थायी कठोरता दूर करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है, अस्थायी कठोरता दूर करना। तो जल उपचार संयंत्र में क्लोरामाइन के प्रयोग से क्या सुनिश्चित किया जाता है? तो अस्थायी कठोरता दूर करना। 290 को देखते हैं। जल में प्रदूषकों के रूप में मौजूद लोहे और मैग्नीज को किसके द्वारा नहीं हटाया जा सकता? कह रहा है जल में प्रदूषकों के रूप में मौजूद जो लोहा है, आयरन है और जो मैग्नीज है को किसके द्वारा नहीं हटाया जा सकता? ऑप्शन 1 है निस्पंदक लगाकर किए गए ऑक्सीकरण से, ऑप्शन 2 है क्लोरीनीकरण से, ऑप्शन 3 है चूना सोडा प्रक्रिया या मैग्नीज जियोलाइट प्रक्रिया से, ऑप्शन 4 है आयन विलियम प्रक्रिया से। तो इसका जो राइट आंसर होगा मित्र वह है ऑप्शन नंबर बी, है ना, क्लोरीनीकरण से। जल में प्रदूषकों के रूप में मौजूद लोहे और मैग्नीज को किसके द्वारा नहीं हटाया जा सकता? तो क्लोरीनीकरण के द्वारा नहीं हटाया जा सकता। यह जो है इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा जल प्रदूषण का उपचार है? ऑप्शन 1 बैग हाउस निस्यंदक, ऑप्शन 2 है विंडो कंपोस्टिंग, ऑप्शन 3 है प्रतिवर्ती परासरण, ऑप्शन 4 है वेन्यूचुरी स्क्रूवर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 291 का वह ऑप्शन नंबर सी है मित्र, ये होगा प्रतिवर्ती परासरण। तो प्रश्न था निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा जल प्रदूषण का उपचार है? तो जल प्रदूषण का उपचार है प्रतिवर्ती परासरण, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। शोर के किस स्तर से ऊपर का शोर कान में दर्द एवं क्षति का कारण होता है? किस लेवल का शोर जो है कान में दर्द और क्षति का कारण होता है? ऑप्शन 1 लगभग 80 डेसिबल, ऑप्शन 2 लगभग 130 डेसिबल, ऑप्शन सी लगभग 150 डेसिबल, ऑप्शन 4 लगभग 180 डेसिबल। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी है, लगभग 130 डेसिबल, है ना। शोर के किस स्तर से ऊपर का शोर कान में दर्द एवं क्षति का कारण होता है? तो लगभग 130 डेसिबल का जो है यह कान में क्षति का कारण होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है? ऑप्शन 1 पशुओं की मौत, ऑप्शन 2 ओजोन क्षय, ऑप्शन 3 उच्च रक्तचाप, ऑप्शन 4 कर्णनाद। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, ओजोन क्षय। निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है? तो ध्वनि प्रदूषण से ओजोन क्षय का कोई संबंध नहीं है, जबकि ध्वनि प्रदूषण से पशुओं की मौत का संबंध है। ध्वनि प्रदूषण से उच्च रक्तचाप का मतलब कि प्रभाव है और उच्च ध्वनि प्रदूषण से कर्णनाद भी उसका प्रभाव है। निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का एक प्रभाव नहीं है? उच्च रक्तचाप, त्वचा रोग, श्रवण ह्रास और टिनिटस।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर बी, त्वचा रोग। मतलब साउंड ज़्यादा होने से त्वचा रोग को कोई अति नहीं होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का एक प्रभाव नहीं है? तो त्वचा रोग जो है ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है। बाकी टिनिटिस, श्रवण ह्रास और उच्च ताप ये सभी जो है प्रभाव का, ये सभी ध्वनि प्रदूषण का एक प्रभाव है। आगे देखते हैं, हठीले अर्थात परसिस्टेंस कार्बनिक प्रदूषकों का परिवहन ज़्यादातर डैश द्वारा किया जाता है। तो हठीले या परसिस्टेंट कार्बनिक प्रदूषकों का परिवहन ज़्यादातर, एक है ऑप्शन जानवरों और पक्षियों द्वारा किया जाता है, ऑप्शन 2 मनुष्य द्वारा किया जाता है, ऑप्शन 3 हवा और पानी द्वारा किया जाता है, ऑप्शन 4 पौधे द्वारा किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी है ना, हवा और पानी द्वारा। तो हठीले कार्बनिक प्रदूषकों का परिवहन ज़्यादातर हवा और पानी द्वारा किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, डैश कचरे में एक कार्बनिक अपशिष्ट है। डैश कचरे में एक कार्बनिक अपशिष्ट है अर्थात वेस्ट होता है। ऑप्शन 1 प्लास्टिक बैग, ऑप्शन 2 धातु, ऑप्शन 3 सब्जी के छिलके और ऑप्शन 4 ग्लास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर सी है अर्थात सब्जी के छिलके। कौन सा है? सी है, सब्जी के छिलके। सब्जी के छिलके कचरे में एक कार्बनिक अपशिष्ट होता है ना। सब्जी के छिलके कचरे में क्या होता है? कार्बनिक अपशिष्ट होता है, वेस्ट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बिजली उत्पादन का एक पर्यावरण के अनुकूल ढंग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा बिजली उत्पादन का एक पर्यावरण के अनुकूल ढंग नहीं है? ऑप्शन 1 थर्मल पावर, ऑप्शन 2 सोलर पावर, ऑप्शन 3 विंड एनर्जी, ऑप्शन 4 जैव अवशिष्ट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर 1 है अर्थात थर्मल पावर। निम्नलिखित में से कौन सा बिजली उत्पादन का एक पर्यावरण के अनुकूल ढंग नहीं है? तो ये हो जाएगा थर्मल पावर, इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जैव आवर्धन या जैव संचय का कारण क्या है? जैव आवर्धन या जैव संचय का कारण क्या है? ऑप्शन 1 ओजोन, ऑप्शन 2 ऑर्गेनोक्लोरीन, ऑप्शन 3 लाइकेन, ऑप्शन 4 प्रोटीन। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना, ऑर्गेनोक्लोरीन। कौन है? ऑर्गेनोक्लोरीन इसका राइट आंसर होगा। जैव आवर्धन का कारण ऑर्गेनोक्लोरीन है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या पर्यावरण संबंधी नहीं है ना। पर्यावरण संबंधी समस्या कौन सी नहीं है? ऑप्शन 1 वन रोपण, ऑप्शन 2 अम्लीय वर्षा, ऑप्शन 3 भोजन का आनुवांशिक शोधन, ऑप्शन 4 जैव विविधता की हानि। तो कौन सा समस्या जो है पर्यावरण संबंधी नहीं है? तो अब इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 है। अच्छा बताइए, वन रोपण कभी भी पर्यावरण संबंधी समस्या हो सकता है? नहीं, तो वन रोपण राइट आंसर है, ये पर्यावरण संबंधी समस्या नहीं है। जबकि अम्लीय वर्षा पर्यावरण संबंधी समस्या है, भोजन का आनुवांशिक संशोधन पर्यावरणीय समस्या, और जैव विविधता की हानि, ये सब ठीक। चलिए आगे देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे 300 जो आज का अंतिम क्वेश्चन है। चेरनोबिल महापीड़ा किसके प्रदूषण का परिणाम है? चेरनोबिल महापीड़ा किसके प्रदूषण का परिणाम है? ऑप्शन 1 तेल छितराव, ऑप्शन 2 रेडियोधर्मी अपशिष्ट, ऑप्शन 3 कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन 4 अम्ल वर्षा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह मित्र आप जानते हैं, आपका दिल भी कह रहा है रेडियो अपशिष्ट। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट है। क्या कि चेरनोबिल महापीड़ा किसके प्रदूषण का परिणाम है? तो रेडियोधर्मी अपशिष्ट का परिणाम है चेरनोबिल महापीड़ा। 30 का ऑप्शन नंबर बी राइट है। तो आज मित्र हम लोगों ने जो है यह पार्ट 6 को देखा, है ना, पार्ट 6 को देखा लुसेंट का, जिसमें कि लुसेंट समान विज्ञान का जीव विज्ञान का वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें कि 250 से लेकर 300 तक के प्रश्नों को हम लोगों ने देखा। तो आज यही वीडियो को एंड करते हैं। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।